नवरात्रि पर मेहंदी लगाने वाली गरीब बहू। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। दुर्गेश बेटी, अगर तुमने पूजा कर ली हो तो मेरे घर आ जाओ। तुम्हें तो पता है मेरी बेटी की सगाई है और मेहंदी लगवानी बहुत जरूरी है। हमारी मेहंदी आर्टिस्ट आई नहीं है। तुम्हें आती है ना? मेहंदी लगा दोगी ना? हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहंदी लगा दूंगी। फिर दुर्गेश अलका के कहने पर उसकी बेटी की मेहंदी लगाने चली जाती है, जहां वो उसकी बेटी को बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाती है और सब लोग उसकी मेहंदी की डिजाइन की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, जिससे आसपास के गांव के लोग भी अब दुर्गेश से मेहंदी लगवाने आते हैं। साथ ही वो उस घर में नौकरानी का काम भी करती थी, क्योंकि वो एक गरीब घर से थी। उसके माता पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए घर को चलाने के लिए वो लोगों के घर में झाड़ू पोंछा भी करती थी। दिन गुजरते हैं, फिर उसके माता पिता एक गरीब ससुराल में दुर्गेश की शादी आलोक से करवा देते हैं, जहां उसकी सास ससुर और ननंद उसका बहुत ख्याल रखते थे, उससे प्यार करते थे। एक दिन दुर्गेश चूल्हे पर खाना बना रही होती है तो उसका हाथ जल जाता है। आह, इसे भी अभी जलना था, ये नहीं कि थोड़ी देर बाद जल जाता। अब खाना कैसे बनाऊंगी? ओहो भाभी, ये क्या? आपने अपना हाथ जला लिया। अब खाना मैं बना लूंगी, आप यहाँ बैठ जाइए। नहीं दीदी, मैं खाना बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, जरा सा हाथ जला है बस। नहीं भाभी, मैं खाना बना लूंगी। वैसे भी आप हमेशा काम करती हो, कभी मुझे भी करने दीजिए ना। तुम दोनों गप्पे लड़ाओ, आज का खाना मैं बनाऊंगी। नहीं माँ, आप भाभी के साथ बैठ जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। चुप करो, बिल्कुल भी सुनती नहीं हो मेरी बात। जाओ, या दोनों के अभी कान पकड़ूं। दुर्गेश, तुझे मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। आप बना लीजिए खाना, और आपके हाथ से ही खाना खाऊंगी अब मैं। ठीक है मेरी लाडो रानी। देख रही हूँ मैं माँ, भाभी के आते ही अब आप उन्हें ज्यादा लाडो रानी करती हैं, ना कि मुझे। करूंगी ही, मेरी बेटी है ही इतनी अच्छी। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर आलोक भी आता होगा और तुम्हारे बापूजी को भी दवाई खानी है। ठीक है माँ। फिर गायत्री खाना बना देती है और घर के सभी लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा माँ, मैंने खाना खा लिया है, पर कभी अपने इस बेटे को भी अपने हाथों से खिला दिया करो। बहू पर बहुत ज्यादा प्यार बरसा रही हो आजकल। तो क्या हुआ, तुझे भी तो मैं प्यार करती थी, खाना खिलाती थी। अब मेरी बहू की बारी है, वो इतने अच्छे से घर को संभालती है। अरे ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाग्यवान। मैं बहुत खुश हूँ माँ जी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल, इतने अच्छे बाबूजी आप और आलोक और ननन जी मिले हैं। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा, मैं कह रहा था कल मुझे जल्दी जाना है कारखाने में। वहाँ की दीवार कमजोर हो गई है, तो मालिक ने कहा था पहले उसे बनवा लो फिर काम करना, तो उसको देखने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से जाना। इस तरह गपशप के बाद सब सो जाते हैं। अगली सुबह आलोक कारखाने में जल्दी पहुंच जाता है, जहां मिस्त्री टूटी हुई दीवार को ठीक कर रहा था, पर वो दीवार गिर जाती है, जिसमें आलोक के दोनों हाथ और कंधे में चोट लग जाती है। तभी उसका मालिक फौरन अस्पताल उसे लेकर जाता है, जहां डॉक्टर कहता है, इनके तो दोनों हाथ और कंधों में चोट आई है, कम से कम 3 महीने तक ये काम नहीं कर सकते हैं। मैं काम कर लूंगा, आप मुझे कोई दवाई दे दीजिए जिससे मेरा दर्द बंद हो जाए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हड्डियों में लगी है, और तुम जानते हो कारखाने में वजन वाला काम होता है, इसलिए तुम घर पर आराम करो। हे भगवान, अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं ही तो था एक कमाने वाला, और मैं भी इस हाल में पहुंच गया। चलो घर छोड़ देता हूँ। फिर उसका मालिक आलोक को घर छोड़ देता है, जहां घर वाले आलोक की हालत देखकर बहुत परेशान होते हैं और दुर्गेश रोने लगती है। 1 महीना बीत जाता है। आंखों में आंसू लिए दुर्गेश माता रानी की पूजा करती है। हे माता रानी, आपने मेरे आलोक जी के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी हो गई थी जो मेरे घर के इतने बुरे हालात हो गए? अब तो कोई ठीक से खाना भी नहीं खा पाता है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और नवरात्रि भी है, पूजा का सामान कहाँ से लाऊंगी? बहू, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, थोड़ा सस्ता सामान ले आइयो, जिसे चौकी लगा दी और नारियल भी आ जाए। फिर अगले हफ्ते नवरात्रि आती है। घर के सभी लोग माता रानी की पूजा करते हैं।
कुछ देर बाद नंद पाखी आती है और कहती है, भाभी आपको पता है नवरात्रि के पहले दिन मेहंदी लगाना शुभ होता है और मुझे मेहंदी लगानी है, लेकिन पैसे नहीं हैं। और मैंने सुना भी है कि आपको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए, पास के जंगल में मेहंदी के पत्ते हैं, उसे तोड़कर ले आती हूँ, फिर मैं आपकी मेहंदी लगा दूंगी। मैं भी चलूंगी अब भाभी और उसको पीस दूंगी, फिर आप लगाना। फिर दोनों गरीब नंद भाभी पास के जंगल में मेहंदी के पत्ते तोड़कर लाती हैं, जिसे पाखी पीसकर कोन में भर लेती है। फिर दुर्गेश नंद के हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगा देती है। आंगन में मेहंदी लगाता हुआ देख आसपास के लोग भी दुर्गेश की लगाई मेहंदी की तारीफ करते हैं। वाह भाभी, आपने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है, क्या बताऊं, आप मेहंदी आर्टिस्ट को फेल कर दोगी। दुर्गेश बेटी, तुमने काफी सुंदर मेहंदी लगाई है, मेरे भी हाथों पर लगा दो, मैं इसके तुम्हें पैसे दे दूंगी। मेरी भी लगा दी ना, मुझे समय ही नहीं मिला लगाने का। ठीक है, मैं आप सबको मेहंदी लगा दूंगी। फिर दुर्गेश अपने आस पड़ोस की औरतों को मेहंदी लगा देती है, जो कि बदले में उसे पैसे देती हैं। भाभी, जब आप मेहंदी लगा रही थी तो मुझे एक आइडिया आया। आपके पास इतना अच्छा हुनर है तो आप नवरात्रि के खत्म होने पर रोज मेहंदी लगाकर अच्छे पैसे कमा सकती हैं। इससे हमारे घर का खर्चा भी चल जाएगा। हाँ दीदी, ये तो आपने बहुत अच्छी तरकीब बताई है और खर्चा भी नहीं होगा। जंगल से ही मेहंदी के पत्ते ले आएंगे। ये कहकर दोनों ननंद भाभी जंगल से मेहंदी के पत्ते ले आती हैं, जिन्हें ननंद पीस कर मेहंदी के कोन भर लेती है। और अगले दिन से बहुत सारे लोग दुर्गेश से अलग अलग डिजाइन की मेहंदी लगवाते हैं, जिससे उसकी बहुत तारीफ होती है और कमाई भी। फिर नवरात्रि के आखिरी में उनसे कोई भी मेहंदी नहीं लगवाता, तो दोनों ननंद भाभी नवरात्रि के गरबा आयोजन में चले जाते हैं, जहाँ एक परेशान आदमी कहता है, ओहो, अब क्या होगा, मेहंदी मेकअप आर्टिस्ट दोनों ही नहीं आई। अगर टाइम पर गरबा करने वाली लड़कियां तैयार नहीं हुई तो गरबा आयोजन शुरू कैसे होगा। लोग तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। टिकट बिक चुकी है। अरे कोई है जो मेरी मदद कर दे, जो मेकअप और मेहंदी दोनों को अच्छे से करता हो। मैं उनके काम के पूरे पैसे हाथों हाथ दूंगा। मुझे लगता है भाभी, माता रानी ने हमें इसीलिए यहाँ पर भेजा है। मुझे मेकअप करना आता है और आपको मेहंदी लगाना। वैसे भी भैया के इलाज के लिए तो हमें पैसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। सुनिए भाई साहब, हमें मेहंदी लगानी आती है और मेकअप करना भी। आप बस बताइए कहाँ चलना है। ठीक है, जल्दी से आप मेरे साथ चलो। फिर 2 घंटे में ननंद और भाभी गरबा आर्टिस्ट को मेकअप और मेहंदी लगाकर तैयार कर देती हैं। अरे सुनिए, मेरी मेहंदी लगाना भूल गई हैं आप। मेरे हाथों पर गरबा करती हुई लड़कियों को आप बना देंगी, वो बहुत जरूरी है आज के गरबे के लिए। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं जल्दी से बना देती हूँ। फिर दुर्गेश उस लड़की के भी हाथ पर गरबा वाला मेहंदी का डिजाइन बना देती है। उसके बाद सारी लड़कियां स्टेज पर गरबा करती हैं, जिसके आयोजन में आए हुए लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और आयोजन खत्म होने के बाद हंसमुख दोनों ननंद भाभी की तारीफ करते हुए कहता है, सच में आज तुम दोनों ने मेरी इज्जत बचा ली, वरना मैं इतने सारे लोगों को क्या मुंह दिखाता। ये लो 50,000 रुपए तुम्हारी मेहनत के। सच में तुमने बहुत बारीक और अच्छी मेहंदी डिजाइन बनाई है, बहुत लोगों को पसंद आई है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने कर दिखाया। शुक्रिया माता रानी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। खुशी से दोनों ननंद भाभी फूले नहीं समा रही थी। फिर दोनों घर आकर सबको सब कुछ बताती हैं, जिससे घर वाले खुश हो जाते हैं। और उन आधे पैसों से दुर्गेश अपने पति का इलाज करवाती है और आधे पैसों से ब्यूटी पार्लर खोलती है, जहां दोनों ननंद भाभी मेहंदी और मेकअप लगाकर अपने घर का खर्चा चलाती हैं। और इतनी तरक्की पर पहुंच जाती हैं कि 1 साल बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके पास मेहंदी और मेकअप लगवाने के लिए आते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे माता रानी अपने हर भक्तों को बुरे समय से उबार लेती हैं। इसीलिए अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए और खुश रहिए। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। पंडित जी, मेरी बहुएं ऐसी होनी चाहिए कि पूरे गांव में ऐसी सुंदर और संस्कारी बहुएं किसी की ना हो। राम भरोसे बहन, अब तो भगवान ही समझाए कि तुम्हें कैसी बहू चाहिए। भगवान ने ऐसी बहू तो बिल्कुल बनाई होगी जैसी मुझे चाहिए। आप बस मुझे लड़कियां दिखाओ। सुलेखा ऐसा कहकर पंडित से फोटोज ले लेती है और लड़कियों की तस्वीरें देखने लगती है, लेकिन उनमें से कोई लड़की उसे पसंद नहीं आती। तभी वहां सुलेखा की सहेली निर्मला आती है और सुलेखा से कहती है, अरे बहन, लड़कियों की फोटो देख रही हो? यहाँ तो खुद ही तुम्हारे बेटों के लिए रिश्ता तुम्हारे घर चल कर आया है। मेरी 5 बेटियां हैं, 5 ही सुंदर हैं और तुम कहो तो इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ा दे। निर्मला की बातें सुनकर सुलेखा जोर से हंसते हुए कहती है,
अब बहन तुम पागल हो गई हो क्या? तुझे पता है मेरे पांचों बेटे कितने सुंदर हैं, पांचों ही काबिल हैं, और तेरी पांचों बेटी आखिर करती ही क्या है? घर में पड़ी रहती हैं और सुंदर भी नहीं है तेरी बेटियां, मैंने देखी हैं। मुझे तो अपने पांचों बेटों के लिए ऐसी लड़कियां चाहिए जो समझदार हों, पढ़ी लिखी हों, कामकाज करती हों, सुंदर और संस्कारी भी हों। सुलेखा ऐसा कहकर निर्मला की बेइज्जती कर देती है, जिसके बाद निर्मला कहती है, तेरे तो बेटे नहीं बल्कि कोहिनूर का हीरा हो गए। खैर तुझे कौन ही समझाए। ठीक है, अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, अंबर का थका हुआ मुंह पर जरूर गिरता है। तेरे साथ कुछ ऐसा ही होगा, देख लेना सुलेखा। निर्मला वहां से चली जाती है, लेकिन सुलेखा के ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं सुलेखा के पांचों बेटे ऑफिस से वापस आ रहे होते, लेकिन जिस गाड़ी में वो पांचों बैठे होते हैं उसका अचानक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उन्हें बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। उसी समय बहुत अतरंगी लड़कियां उन पांचों को सही समय पर अस्पताल में पहुंचा देती हैं, जिसके चलते उन पांचों की जान बच जाती है। तुम पांचों ने हमारी इतनी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम पांचों ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम पांचों इतनी अलग क्यों हो? बाकी लड़कियों जैसी तो बिल्कुल भी नहीं हो। ओहो, तू भी ना, ये कैसी बातें कर रहा है? इन बेचारियों से ऐसा पूछना अच्छा नहीं लगता। तभी वह पांचों बोल पड़ती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम तो हर किसी को इसके बारे में समझाते ही रहते हैं। दरअसल जब हम लोग पैदा हुए थे तो हम पांचों ही अलग थी, जिसकी वजह से हमारे माता पिता ने भी हमें त्याग दिया था और हमें आश्रम में छोड़ आए थे। उसके बाद हम पांचों बहनें एक दूसरे का सहारा बनी और हमने जिंदगी में आगे बढ़ना सीखा। हाँ, हम थोड़ी अनोखी हैं, लेकिन हम पांचों एक साथ हैं और हमेशा ऐसे ही खुश रहती हैं। तुम पांचों का दिल बहुत साफ है। तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत कम है इस दुनिया में। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो बहनों, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें बाकी के काम भी निपटाने हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, चलने का वक्त हो गया है। वह पांचों वहां से चली जाती हैं। उस दिन के बाद पांचों भाई ठीक हो जाते हैं, लेकिन अचानक से वही पांचों लड़कियां उनके ऑफिस में नई ज्वाइनिंग करने आती हैं, जिसके चलते वो पांचों भाई बहुत खुश होते हैं। जहां तो पूरे ऑफिस में सारी लड़कियां उन पांचों के ऊपर फिदा थी, लेकिन वो पांचों उन अनोखी लड़कियों से प्यार करने लगते हैं। देखते ही देखते वो उनसे इतना प्यार करने लगते हैं कि वो पांचों एक साथ उनसे शादी के लिए पूछते हैं। हमें नहीं पता तुम्हें ये सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन हम पांचों भाई तुम अतरंगी बहनों से प्यार करने लगे हैं। हम पांचों को तुम पांचों बहनें बहुत पसंद हो। क्या तुम हमसे शादी करोगी? देखो, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी मतलब से ही किसी की जिंदगी में है, लेकिन तुम बेमतलब ही हमारी बहुत मदद कर चुकी हो और यही तुम्हारी अच्छाई हमारे दिलों में जगह बना चुकी है। इसलिए हो सके तो ना मत करना। उन पांचों भाइयों की बातें सुनकर वो पांचों बहनें शादी के लिए हाँ कर देती हैं, जिसके बाद वो पांचों उन भाइयों से शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती हैं, जहां उनकी सास सुलेखा उन्हें देखते ही हैरान रह जाती है। इसकी गर्दन कितनी लंबी है, इसकी नाक देखो बहुत लंबी है, और इसकी तो जुबान भी बहुत लंबी है। हे भगवान, इतने लंबे हाथ तो कानून के भी नहीं होंगे। और इसकी लंबाई देख रहे हो, बिल्कुल जिराफ जैसे इसके पैर हैं। तुम पांचों इन अनोखी लड़कियों को कहां से लेकर आए हो? कौन है ये पांचों लड़कियां? अरे माँ, हम इन पांचों लड़कियों से बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने हमारी जान भी बचाई थी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसलिए हमने इनसे शादी कर ली। अब से ये पांचों आपकी बहू है। तुम पांचों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जरा देखो इनकी तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जू में से उठकर आई हैं। अरे ऐसी लड़कियों को मैं अपने घर की बहू किसी भी कीमत पर नहीं बनाने वाली। जहां से आई हैं इन्हें वहीं भेजो। आपको अपने बेटों की खुशियां ही पसंद नहीं है तो फिर हम पांचों भाई इस घर में रहकर भी क्या करेंगे? अपनी पत्नियों के साथ कहीं और जाकर रह लेंगे। आप यहाँ अकेली ही रहो। वह पांचों वहां से जाने ही लगते हैं कि बेचारी सुलेखा अपने पांचों बेटों को एक साथ जाते हुए देख उन्हें अपनी ममता के चलते रोक लेती है। मैं एक भी दिन तुम्हारे बिना नहीं रही और तुमने एक ही झटके में अपनी पत्नियों के चलते मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया। तुम मुझे बेशक छोड़ दो, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाऊंगी। चलो, तुम्हारे साथ इस घर में तुम्हारी पत्नियां भी रह लेंगी। सुलेखा ना चाहते हुए भी अपनी अतरंगी अनोखी बहुओं को अपने घर में ले आती है। जैसे ही गांव वालों को सुलेखा की अनोखी बहुओं के बारे में पता चलता है, वह सुलेखा के ऊपर सुबह शाम हंसने लगते हैं। अरे देखो तो सही, सुलेखा बहन जा रही है। कितना कहती थी कि सबसे सुंदर बहू उसी की होगी, लेकिन अब देखो
गांव में सबसे अनोखी बहू इसी की है। इसकी जैसी अनोखी बहू तो पूरे गांव में किसी की हो ही नहीं सकती। आखिरकार अपनी बातें सच करवा ही ली सुलेखा बहन ने। सच में इतनी अनोखी बहुएं तो किसी की नहीं होंगी। सबकी बातें सुलेखा को बहुत चुभती हैं, जिसके चलते वो घर आकर अपनी 5 बहुओं को जलील करने लगती है। शाम तक बस खाने का ही काम है तुम पांचों का। तुम पांचों किसी काम की नहीं। किसी को बोलूं कि आटा गूंथने के लिए तो उसके हाथों से आटा गूंथा नहीं जाता। लंबी टांग वाली से कपड़े बैठकर धोए नहीं जाते। लंबी नाक वाली से खाना बनाया नहीं जाता क्योंकि उसे छींक आने लगती है। और लंबी जुबान अरे हमेशा कुत्ते की तरह लटकती रहती है। तुम्हारी वजह से पूरा गांव मुझ पर तू तू कर रहा है। सुलेखा की बातें सुनकर उसकी 5 बहुओं को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह फिर भी अपनी सास से कुछ नहीं कहती। कुछ ही समय बाद उन 5 बहुओं के पतियों की नौकरी छूट जाती है, जिसके चलते घर में बहुत परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वहीं सुलेखा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ये सब 5 अनोखी बहुओं से देखा नहीं जाता और वो कुछ करने के लिए सोचने लगती हैं। हमें हमारे पति और हमारी सास की मदद करनी चाहिए। तुम्हें तो पता है ना, हम इतनी अनोखी हैं कि कोई हमें अपने यहाँ नौकरी पर रखता ही नहीं है। हाथ पर हाथ रखे भी तो नहीं बैठ सकते। क्यों ना हम सर्कस दिखाना शुरू करें। हम तो वैसे भी अनोखी हैं और अनोखी चीजों को देखने के लिए पब्लिक ज्यादा रुकती है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हम अपने अनोखेपन से अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। वो 5 मिलकर सर्कस दिखाने का सोचती हैं, जिसके चलते वो सड़कों पर आ जाती हैं और जगह जगह रुककर अपने अनोखेपन का फायदा उठाकर सर्कस दिखाना शुरू कर देती हैं। उन्हें देखकर काफी लोग रुकते हैं और उनके सर्कस के चलते उन्हें पैसे भी देकर जाते हैं। एक दिन में वह 5 मिलकर काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लेती हैं, जिसके बाद वह 5 सारे पैसे लेकर अपनी सास के पास पहुंच जाती हैं और अपनी सास को सारे पैसे देते हुए कहती हैं, हम 5 जानते हैं कि आपको हम 5 पसंद नहीं, लेकिन ये पैसे रख लीजिए। हमने बहुत मेहनत करके कमाए हैं। हमने अपने अनोखे होने का फायदा उठाकर लोगों को सर्कस दिखाया और उसी के चलते उन्होंने हमें ये पैसे दिए। इससे घर की परेशानियां ठीक हो जाएंगी। ये सुनते ही सुलेखा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी 5 बहुओं से माफी मांगती है। मैंने तुम्हें कितना कुछ सुनाया, बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी तुमने मेरी इतनी मदद करी और मुझे समझा। यहाँ तक कि कभी मुझे पलट कर जवाब तक नहीं दिया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम 5 बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। आप हमारी माँ जैसी हो, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से सुलेखा अपनी 5 बहू को दिल से स्वीकार लेती है और उन्हें कभी उल्टा सीधा नहीं बोलती। इसी के चलते वो 5 अनोखी बहू अपने टैलेंट के चलते घर की सभी परेशानियों को दूर करती हैं, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।